देख रहे इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजने वाले हैं, दमदार 10 का वक्त हो गया है। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आलोक मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। जी द्विवेदी जी भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आप दोनों का। आज सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल चुनाव की, जहां चुनावी लड़ाई अब धर्म और खान पान पर आ गई है। ममता बनर्जी और टीएमसी ने अब मछली मांस खाने को चुनावी मुद्दा बना दिया है। ममता बनर्जी ने बांकुरा की रैली में बीजेपी के हिंदुत्व मॉडल पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने बीजेपी को लोगों को बांटने वाली पार्टी बताया और टीएमसी का मतलब शांति और इंसानियत की पार्टी। दरअसल ममता बनर्जी बंगाल चुनाव में ये नैरेटिव सेट कर रही हैं कि अगर बीजेपी बंगाल की सत्ता में आई तो मछली और मांस खाने पर प्रतिबंध लगा देगी। ममता बनर्जी ने क्या कहा है, पहले उनका पूरा बयान आप सुने, फिर करेंगे चर्चा। আর বিজেপি আসলে কি বলছে, মাছ খাওয়া যাবে না, বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না। আপনারা আপনাদের ধর্মীয় যে আচার অনুষ্ঠান করেন সেটাও বিজেপি এক পক্ষ, ওরা কোনো ধর্ম মানে না, ওরা হচ্ছে বক ধার্মিক। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন ধর্ম মানে হচ্ছে মানবিকতা, কর্ম হচ্ছে ধর্ম, ধর্মের আরেক নাম কর্ম, ভালো কাজ করা। আর ওরা দাঙ্গা করে। তৃণমূল কংগ্রেস মানে শান্তি, তৃণমূল কংগ্রেস মানে মানবিকতা, তৃণমূল কংগ্রেস মানে সকলকে সম্মান করা। आलोक जी, ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि मछली भी हिंदू मछली होती है, कोई बंगाली मछली होती है। मछली तो मछली होती है ना। ये कौन सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी एक बहुत सीनियर लीडर में से भारत की हैं और वो इस तरह से मछली आन माने बिहार लगा हुआ है, जहाँ भी चुनाव हुआ, जहाँ बड़े पैमाने पर बीजेपी को सफलता मिली। और आप देखिए कि उत्तर बिहार या कई इलाकों में मछली मैंने बाकायदा, या नवरात्रि के समय में जितना देश के कई और हिस्सों में भी होता है, तो उसको लेके कभी बीजेपी ने उस तरह से कभी कोई बात उस तरह की नहीं उठाई। मांस में गोमांस को लेकर के तो वो तो आज़ादी के बाद से कब से चला रहा है। गोमांस का विरोध कहीं पर भी बात होता है, कानून में, संविधान में हर तरह से कानूनी रूप से प्रतिबंध है, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके। और नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी का काम होता है, मिजोरम में भी आ सकता। तो इस तरह से अफवाह फैला के गोबस, मैंने कहा ना, जैसे वहाँ युद्ध चल रहा है, ट्रम्प झूठ बोले, वो समझ में आता है, वो मतलब उनको लगता नहीं है कि क्या है। तो गोबल्स जो हिटलर के बारे में कहा जाता था, ममता बनर्जी उस तरह के फार्मूले क्यों अपना रही है, ये अपने आप में बेचैनी दिखाई दे रही है। जो मुझे लग रहा है कि इस एक्सट्रीम पर लोगों को, इससे पहले भी एक दो दिन, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, हो सकता है जिनको याद आ जाए, कुछ दिन पहले भी ऐसे ही कुछ भड़काने की बातें कह रही थी कि ऐसा होगा तो ऐसा कर दिया जाएगा, यदि बीजेपी आ गई तो ऐसा हो जाएगा। तो लगातार आप लोगों की भावनाओं को भड़का करके कर रहे हैं। खाने पीने तक पे बात करेंगे, कभी आप शादी पर भी कर देंगे, कभी किसी पर कर देंगे। तो जीवन में मतलब आप चुनाव जीतने के लिए कोई भी सीमा नहीं रखेंगी, लिमिटलेस। और जिस तरह से मोदी जी के बारे में भी कितनी बातें वो कह देती हैं जो बहुत ही खराब, अशोभनीय है प्रधानमंत्री के नाते। लेकिन जो बात आपने कही कि ममता बनर्जी के अंदर बेचैनी दिखाई दे रही है, क्या ममता बनर्जी इतनी बेचैन हो गई हो कि उनको मछली में भी हिंदुत्व की राजनीति दिख रही है? निश्चित रूप से बेचैनी है। तभी वो बांग्ला अस्मिता की बात को छोड़ करके, हम दो तीन बातें इसमें हैं। कल आपने देखा किस तरह से महुआ मोइत्रा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो गुजराती बनाम बांग्ला, वो एकदम से साबरमती के संत को भूल गई महुआ मोइत्रा। तो वो गुजराती और उसका नैरेटिव बना रही थी। बांग्ला अस्मिता ठीक है, लेकिन ये जो मुद्दा उठाया है ममता बनर्जी ने, ये कोई इतना कैजुअल इशू नहीं है जिसको आप इस तरह से एड्रेस करते हैं, चुनाव में यूज कर लें। हालांकि हम उसमें मेरा एक रिजर्वेशन है, ये शुरुआत बीजेपी के ही लोगों ने की। उनके एक एमएलए के कैंडिडेट मछली लेकर के घूम रहे थे, वोट मांगने जा रहे थे, ये कोई मतलब नहीं है। और वो आपने इसको नैरेटिव में नहीं लाइए, ये बड़ा एक कल्चरल इशू है। बंगाल में दुर्गा पूजा के समय पंडालों में मछली और मांस खाई जाती है, दिल्ली में नहीं खाई जाती है। हम यहाँ दूसरी जगह और कई जगह सभ्यता को जानती हूँ, वहाँ पर भी दही मछली कहते हैं, क्यों? क्योंकि शुभ माना जाता है। तो कई जगह है, विवाह में होता है, कई जगह नहीं है। विवाह में मछली का ही बना करके करते हैं बंगाली, मतलब जितनी सुंदर मछली होगी निमंत्रण में वो जाएगी। तो कई जगह वो मानते हैं, कई जगह वो नहीं मानते हैं। ये कल्चरल इशू है, इसको आप अपने चुनावी लाभ के लिए इतने कैजुअल तरीके से नहीं एड्रेस कर सकते हैं। ये बड़ा कल्चरल इशू है, जिसको हालांकि एक बात जो है, जो प्रोजेक्ट हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का है, उसमें
इसमें कहीं ना कहीं एक बात है कि पूरे देश को हम एक खास तरह के हिंदुत्व में कर दें, एक वैष्णव हिंदू बना दें, वो भी नहीं चल सकता इस देश में। लेकिन ये भी नहीं चलेगा कि आप इस आधार पर आप शाक्त संप्रदाय की पूजा करती हैं जिसमें इन सब चीज़ों की मान्यता है, तो आप इसको चुनावी इशू मत बनाइए, ये कल्चरल इशू है। एक बात तो ये है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि अस्मिता, वो बांग्ला भाषा और बांग्ला कल्चर, ये दोनों ही स्ट्रेंथ रहा है ममता बनर्जी का। जिस दिन बांग्ला बोलने वाला हिंदू, बांग्ला संस्कृति को मानने वाला हिंदू छोड़ेगा उनको, जो लगभग 40% है, वो उनको नुकसान होगा। और इस बार हम पहले दिन से आपके साथ भी बातचीत में कह रहे हैं कि इस बार वो उनसे दूर जा रहा है। लेकिन बंगाल में तो मारवाड़ी हिंदू भी है, वो अलग है। देखिए, बंगाल नॉन में बांग्ला बिहारी हिंदू हिंदू भी है। हाँ, वो अलग है, वो तो बीजेपी को वोट करता है। वो नॉन बांग्ला हिंदू जो है वो बीजेपी का कोर वोटर है। बांग्ला हिंदू जो है, बांग्ला भाषी हिंदू, जो कल्चरली अपने को मुसलमान के ज्यादा नजदीक पाता है, वो अगर ममता बनर्जी का साथ छोड़ता है तो उनको नुकसान होगा, और उसी चिंता में ये सारे काम वो कर रहे हैं। अच्छा, बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने राज्य की कुल 294 सीटों में से 284 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करती है। बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने अपने सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। अधीर रंजन चौधरी 30 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो 1996 में नौग्राम से विधायक बने थे और फिर 5 बार लगातार बहरामपुर से वो सांसद रहे। 2024 लोकसभा में वो टीएमसी के यूसुफ पठान से चुनाव हार गए थे। अब वो बहरामपुर से ही विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सुने आप अधीर रंजन चौधरी को। मुर्शिदाबाद जिले में हर बार एक सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाते हैं। पिछले बार मुझे हराने के लिए इस तरीके की दंगा फैलाए गए थे, आपको शायद जानकारी है। उस समय ये भी कहे गए थे कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान, 30% हिंदू है, अगर मुसलमान चाहे सब हिंदू को मार के गंगा नदी में बहा भी सकते हैं, इस तरह का भी नारा लगाए गए थे। तो चुनाव के पहले दंगा ये अभी बंगाल में या मुर्शिदाबाद में ये शुरू करने की बार बार हम ये आहट देखते हैं। बंगाल चुनाव में कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी को उतारे जाने के फैसले पर टीएमसी का बयान आया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि बंगाल में कांग्रेस सीपीएम या हुमायूं कबीर की पार्टी को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है। कांग्रेस के भोट देवा এই নির্বাচনে বা অধীর বাবুদের ভোট দেওয়া বা সিপিএম কে ভোট দেওয়া বা হুমায়ুন বাবুর পার্টিকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপিকে সমর্থন করা। সারা ভারতবর্ষে দেখুন যত রাজনৈতিক দল আছে সব রাজনৈতিক দল থেকে ভেঙে বিজেপির কাছে চলে যাচ্ছে, আর তৃণমূল একমাত্র দল বিজেপি ভেঙে তৃণমূলে আসছে। अभिषेक बैनर्जी डायरेक्ट जंग की बात कर रहे हैं कि 2 ही प्लेयर हैं, एक बीजेपी और एक टीएमसी। उसके बाद जो भी और कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं वहां पर वोट देने का मतलब वोट अपना जाया करना है या बीजेपी को जिताना है। मीनाक्षी जी, आपको ध्यान है पहले ही जिस तरह से कहा जाता था, बाकायदा टीएमसी इस तरह की बातें कर रही हैं। आप ये तो इंडिया गठबंधन के साथी है ना, जहां पर उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री बनने के लिए आज भी वो दावा करती हैं कि प्रधानमंत्री बन सकती हैं। वहाँ इस तरह के बयान दे रहे तो उसी सीपीएम और उसी कांग्रेस के बल पर तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन सकती है। तो देखिए, झूठ की पराकाष्ठा जिसको कह सकते हैं, बिल्कुल 2 कदम उससे बाहर निकल करके आप यदि बिहार आ जाएं, यूपी आ जाएं, दिल्ली आ जाएं, तो आप कहेंगे कि नहीं हम तो सब साथ हैं, और वहाँ कह रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो ये तो अभिषेक बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी का एक जिक्र मैं आपको जरूर बताऊँ। जब पिछले चुनाव के समय में जब वो बात करने के लिए आई थी सोनिया गांधी से, अधीर रंजन चौधरी, मैं चूँकि उस समय सेंट्रल हॉल में था पार्लियामेंट में, तब तो सेंट्रल हॉल था, अब तो बदल गया पार्लियामेंट, तो उस समय वो हम लोग वहीं थे और सोनिया गांधी थी। उस दिन अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर इतना अटैक किया था भ्रष्टाचार को लेकर, कहाँ वार्ता के लिए बुलाया था सोनिया गांधी ने। आज उन्हीं और इसीलिए अधीर रंजन चौधरी को हराने में सभी लोग जुट गए थे, कांग्रेस वो लोग भी हो गए थे कि भाई देखिए ये तो ममता बनर्जी ने पूरी ताकत लगाई होगी, बीजेपी ने जो किया, और हमें तो बीच में लग रहा था कि शायद वो कांग्रेस छोड़ जाएं। इसलिए कांग्रेस में भी उनका बहुत विरोध हुआ, हटा दिया गया। लोकसभा से भी उनको राहुल गांधी को बनाना था, वरना पहले जब जरूरत थी तो उनको गाली देने के लिए रखा था। बाद में अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच की लड़ाई नई तो नहीं है, यह दावत पुरानी है। नहीं, पार्लियामेंट में जिस समय वार्ता करते तो हमारे सामने अधीर रंजन चौधरी ने सोनिया गांधी से कहा कि आपने मुझे वार्ता के लिए बुलाया है। अधीर रंजन चौधरी मेरे पे भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लोकसभा में लगा रहा है, उसी दिन 12 बजे वो आरोप लगा रहे हैं, आपकी 4 बजे मीटिंग है। तो किस तरह की बातचीत, इससे देखिए दोनों का किस तरह का पर्सनल भी है, और दूसरा इस तरह की पार्टियां किस तरह धोखा दे रही हैं।
साथ भी दे रही है, विरोध भी कर रही है। तो इससे जनता को कुछ तो समझ में आना चाहिए। कांग्रेस कितनी गंभीर है बंगाल को लेकर? देखिए, वो अब गंभीर तो बिल्कुल ही नहीं है। कांग्रेस इस बार बहुत टारगेटेड लड़ाई लड़ रही है और एक दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि लगभग 26 साल के बाद कांग्रेस पार्टी 294 सीटों पर लड़ने जा रही है। इस पूरी सदी में नहीं लड़ी है। 2001 का हो सकता है हो, ध्यान हमको नहीं आ रहा। 2006 का तो पूरी तरह से ध्यान है कि 5 पार्टियों का एक गठबंधन बना था और कांग्रेस 260 सीटों पर लड़ी थी। उसके बाद 2 चुनाव ये लोग तृणमूल कांग्रेस के साथ लड़े, उसके बाद 2 चुनाव लेफ्ट के साथ लड़े। कांग्रेस पहली बार हमने देखा 284 सीटें जारी की है, उसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। सीरियसनेस होती तो राहुल गांधी गए रहते, वो एक बार भी नहीं गए। इस बार टारगेटेड लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। पिछली बार उसको एक भी सीट नहीं मिली थी। बाई इलेक्शन में एक सीट जरूर उसने जीती, लेकिन वो भी छोड़ करके चले गए। अधीर रंजन तो जीत जाएंगे ना? अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से, मौसम नूर मालतीपुर से, ये इन लोगों ने कुछ सीटें मुर्शिदाबाद और मालदा की आइडेंटिफाई की हैं, 15-20 सीटें जिन पर टारगेटेड लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। पिछली बार खाता नहीं खुला था, इस बार उससे बेटर होगा। भाई अगर 1 जीत गए, 2 जीत गए, 3 जीत गए तो 300% रिजल्ट आपका बेटर हो गया, 0 से तो वो कुछ ना कुछ कांग्रेस का इस बार ठीक होगा पिछली बार के मुकाबले, लेकिन कोई सीरियस लड़ाई नहीं लड़ रही है कांग्रेस। असम चुनाव की हम बात कर लेते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। अमित शाह ने कहा कि असम में अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है तो उत्तराखंड के तर्ज पर असम में भी समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि असम में यूसीसी लाने का उद्देश्य 4 शादियों की प्रथा पर प्रतिबंध लगाना है। इसके अलावा अमित शाह ने घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालने की भी बात कही। उन्होंने वादा किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर असम की डेमोग्राफी बदलने का भी आरोप लगाया। अमित शाह असम के लोगों की नब्ज देखकर चुनावी दांव चल रहे हैं, उनका बयान आपको सुनाते हैं। वोट बैंक की लालच में असम की पूरी जनसांख्यिकी बदल दी। धुबरी और इसके आसपास के 9 जिले पूरे के पूरे घुसपैठियों से भर गए, मुस्लिम बहुल जिले बना दिए। मगर मैं आज गौरव गोगाई को कहने कर जाता हूं, आप और राहुल बाबा जितना जोर लगाना है लगा दो, एक एक घुसपैठिए को वापिस आना पड़ेगा। आने वाले दिनों में आसाम में भी हम समान नागरिक संहिता यूसीसी लाकर 4 शादियों पर प्रतिबंध करने वाले। ये जो अभी आप चर्चा देख रहे हैं, जो बात अमित शाह कह रहे हैं, जी इसको सुनकर तो यही लग रहा है कि घुसपैठियों के भारत में आने के जितने भी दरवाजे थे वो सारे अमित शाह ने बंद कर दिए। बस एक दरवाजा खुला रह गया, वो पश्चिम बंगाल का है। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में कि हमारी सरकार आएगी तो आते ही जो इलाके बचे हुए हैं, जो पोरस बॉर्डर है हमारा, जहां हम बाड़ेबंदी नहीं कर सके हैं, वहां जमीन देंगे और बाड़ लगा देंगे। ये आरोप लगाया जाता है। बंगाल के चुनाव को तो उन्होंने एकदम विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा का चुनाव बना ही दिया है। उन्होंने कहा ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा का चुनाव है और हम सरकार में आएंगे तो ममता बनर्जी जमीन नहीं देती थी, हम जमीन दे करके घेरा लगवा देंगे। यूसीसी का जो मामला कह रहे हैं हमेशा वहां असम में, इसकी शुरुआत कर दी है उन्होंने हेमंत बिश्वा शर्मा ने, और वो उत्तराखंड वाले उसका भी जो मॉडल है उसकी अध्ययन कर रहे हैं। गुजरात हो गया है। हाँ, तो उसी मॉडल को जो रंजना प्रकाश देसाई, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की कमेटी ने जो बनाया था उसको अध्ययन कर रहे हैं। पोलीगेमी रोकने का भी आपने बताया ना कि बहुविवाह रोकने का, तो पोलीगेमी रोकने की कोशिश हेमंत बिश्वा शर्मा ने शुरू कर दी है। बाल विवाह पर तो पाबंदी लगवा ही दी उन्होंने, बड़ी सख्ती की, अनेक जगह सख्ती की। ये दोनों बहुत ही अच्छे उपाय हैं और मुस्लिम महिलाओं के लिए और समाज की महिलाओं के लिए ऐसा होना चाहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। विधान परिषद के सभापति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नितिन नवीन ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार और नितिन नवीन अब राज्यसभा जाएंगे। ये बात तो पहले से तय थी, बस एक औपचारिकता है इस्तीफे की, इसका इंतजार किया जा रहा था। सवाल अभी भी हमारे लिए तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, डेप्यूटी सीएम कौन होगा, बिहार में सत्ता का हस्तांतरण कैसे होगा। स्मूथ तो होगा क्योंकि बीजेपी बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन के लिए जानी जाती है, लेकिन आलोक जी आपके सोर्सेस क्या कहते हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार का? देखिए, बल्कि आपने ये खबर चलाई तो अच्छा है, क्योंकि आपने देखा हो कल 24 घंटे में नितिन नवीन को जब वो भरना था, कल इस्तीफा देना था परसों, तो उन्होंने कह दिया था साहब वो अचानक कलकत्ता चले गए, उनको बुलाया गया, इसका मतलब है सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। सोशल मीडिया और जो भी मीडिया
कई हैं जो आप इंडिया टीवी की तरह सब जिम्मेदार मीडिया नहीं है ना, हम लोग अपनी उसी पार्टी कह सकते हैं, मैं बुराई नहीं किसी की कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की गॉसिप चला दिया गया कि साहब वो तो नहीं हो रहा और बिल्कुल अब सब कुछ बीजेपी का फेल हो गया दिखाना था। मुझे लगता है कि बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। उन्होंने सोचा होगा, दोनों नीतीश का और उनका दोनों का इस्तीफा राज्यसभा आने से पहले पूरा रोड मैप बना दिया गया। मोदी अमित शाह की रणनीति जो है वो अगले वो जो 47 की तो जो है ही, लेकिन चुनाव के लिए भी बहुत पहले से तय हो जाता। बिहार चुनाव से पहले ही लग रहा था कि नीतीश जी सेंटर में आ सकते हैं, कब आएंगे वो खुद डिसाइड करेंगे। नीतीश जी ने भी मान लिया कि हाँ ठीक है मैं दिल्ली आ रहा हूँ। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि जो नीतीश और बीजेपी की सहमति है जी, नाम तो अजीत जी ज्यादा अच्छा तरह बता सकेंगे। अजीत जी चलिए, बॉल आपके कोर्ट में आ गई है। देखिए अभी तो जो संकेत मिल रहे हैं, स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत में मिल रहा है, जो सामाजिक समीकरण के हिसाब से मिल रहा है, जिस तरह से नीतीश कुमार हाथ उठवा करके सम्राट चौधरी को आशीर्वाद दिलवा रहे थे, उसके बाद तो कोई संदेह नहीं बचता है कि वो हाथ उठवा रहे थे कि इनको आशीर्वाद दीजिए, यहीं अब आपका काम करेंगे। और एक बात हम लोग को जो राजनीतिक रूप से समझ में आती है वो ये है कि गैर यादव पॉलिटिक्स में कोयरी कुर्मी धानुक यानी लॉकुस का जो समीकरण बना करके नीतीश कुमार चले हैं, उसके साथ अति पिछड़ी जातियों और फॉरवर्ड्स को जोड़ा है, उसी समीकरण का कोई व्यक्ति बनेगा। और ये सम्राट चौधरी उसी समीकरण में आते हैं, लॉकुस का समीकरण जो है उस समीकरण में आते हैं, कुशवाहा है। और उस तरह से उनकी दावेदारी एक सामाजिक समीकरण की वजह से भी है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो तैयार किया ना, उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, नेता भी बनाया, विधायक दल का उप मुख्यमंत्री बनाया, गृह मंत्री बनाया, तो ये तो तैयार कर रही है भाजपा भी। और उन्होंने बुलडोजर भी खूब चलवाया, खूब अतिक्रमण ध्वस्त करवाए। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी पटना से लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, ये बड़ी खबर हमारे दर्शक देख रहे हैं, एमएलसी पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, नितिन नवीन ने भी इस्तीफा दे दिया, पर हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं अब मुख्यमंत्री कौन होगा और कितना इंतजार करना होगा उस नाम के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह आए थे खुद मुख्यमंत्री आवास, और उनके सामने उन्होंने जो औपचारिकताएं होती है वो पूरी की। और उसके बाद विजय चौधरी जो है वो भी अभी विधान परिषद पहुंचे हैं। तो कल से ही इस बात की चर्चा थी कि नीतीश कुमार क्या खुद वहां जाएंगे या फिर उनका कोई प्रतिनिधि जाएगा। इन सारी बातों पर विराम लग गया है और ये अब तय हो गया है कि नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, यानी वो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर आगे रहेंगे। क्योंकि यदि आज वो इस्तीफा नहीं देते तो तकनीकी तौर पर उनकी राज्यसभा की सदस्यता को खतरा था। तो इसके साथ ही ये जो तमाम चर्चाएं इस बीच में थोड़ी चल रही थी उस पर विराम लग गया है और अब ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, वो राज्यसभा जाएंगे और बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। कौन होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तय दिख रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। चेहरा कौन होगा ये आप भी जानती हैं कि बीजेपी में इसको लेकर अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है। कई चेहरे हैं जिनकी चर्चा चल रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक गलियारे में भी इसकी चर्चा होती रही है। तो उन चर्चाओं पर भी हम अब बात कर सकते हैं। फिलहाल अब ये दिख रहा है कि आने वाले दिन जो है वो बिहार की राजनीति में कई नई खबरों को लेकर हम सामने आएंगे। एक और जानकारी दें नीतीश, इस वक्त नीतीश कुमार कहाँ पर हैं, उनके साथ कौन कौन है, और बात नितिन नवीन की भी हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले आलोक जी हमारे साथ जुड़े और ये कह रहे थे कि बड़े सारे रूमर्स नितिन नवीन को लेकर भी चल रहे थे कि कुछ गड़बड़ होने जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया, अचानक से वो बंगाल क्यों पहुंच गए। भाई चुनावी राज्य है, बंगाल नहीं जाएंगे अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो फिर और कहाँ जाएंगे, तो चुनावी राज्यों में तो जाना होगा। नितिन नवीन भी इस वक्त कहाँ पर है? देखिए, नितिन नवीन दरअसल उनका कार्यक्रम जो पहले तय था उसमें कल सुबह 8:40 पर उनको विधानसभा जाना था। स्पीकर के सामने वो खुद जाकर इस्तीफा देने वाले थे और इस बात की जानकारी खुद स्पीकर ने दी थी कि वो दिल्ली में थे। उनको ये पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा होना है, इसलिए वो कुछ कार्यक्रम को छोड़कर दिल्ली से पटना पहुंचे थे। लेकिन अचानक जब ये बदलाव हुआ कि पता चला कि नितिन नवीन एयरपोर्ट चले गए हैं, उसके बाद से ही ये चर्चा होने लगी कि क्या कोई नितिन नवीन के लिए कोई नई भूमिका तैयार की जा रही है। आखिर जब पहले से सब कुछ तय था तो वो खुद क्यों नहीं आए इस्तीफा देने।
तो इस तरह की चर्चाएं इस वजह से चलने लगी। लेकिन धीरे धीरे फिर तस्वीर साफ हो गई और ये जानकारी आई कि नितिन नवीन की जगह उनके कोई प्रतिनिधि इस्तीफा दे सकते हैं जाकर। हालांकि नियमों को लेकर भी चूंकि स्पीकर ने ही खुद ऐसी बात कही जिसको लेकर थोड़ा भ्रम हुआ, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे स्थिति साफ हो गई और अब ये खुद नितिन नवीन ने ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि वो बांकीपुर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने जा रहे हैं और बहुत विस्तार से उन्होंने बताया है कि किस तरह का राजनीतिक सफर उन्होंने बांकीपुर विधानसभा से किस तरह से शुरुआत की और किस तरह से सबका साथ मिला है। तो अब पूरी तरह से स्थिति साफ हो गई है। थोड़ी देर में पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी वो विधानसभा पहुंचेंगे और जो औपचारिकताएं होती हैं उनको वो पूरा करेंगे। ठीक, आप बने रहे नीतीश हमारे साथ। अजीत जी, नामों को लेकर एक बार फिर हम चर्चा कर ले। नीतीश कुमार, जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसके ऊपर अपना हाथ रख देंगे, नीतीश कुमार का भी हाथ उसी के सिर पर होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नहीं, इसमें नहीं। एक तो ठीक कहा नीतीश जी ने कि नीतीश चंद्र ने कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी के नाते जो मैंडेट अगर नीतीश कुमार को मिला था वो रहेंगे, वो नहीं रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, ये तो तय है और दोनों की सहमति से बनेगा। एक बात तो सबसे पहले ये समझनी चाहिए है। और दूसरी बात जो ये बार बार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी तय करती है तो किसी को पता नहीं होता है। नहीं, कई बार पता होता है, कई बार बड़ा ऑब्वियस चॉइस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जैसे 2021 में असम में ऑब्वियस चॉइस थे, हेमंत बिस्वा शर्मा बने। 2024 में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बहुत ऑब्वियस चॉइस थे, बने। 2022 में योगी आदित्यनाथ बहुत ऑब्वियस चॉइस थे, बने। कई बार चौंकाया है बीजेपी ने, लेकिन सिर्फ चौंकाने के लिए चौंकाने का काम नहीं होता है, वो राजनीतिक वास्तविकता के राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चौंकाया, दिल्ली में चौंकाया, दिल्ली में भी, हरियाणा में पहली बार चौंकाया। तो चौंकाते हैं लोग, लेकिन सिर्फ चौंकाने के लिए नहीं। और बिहार थोड़ा इन स्टेट्स से अलग है, बीजेपी का एक कमजोर स्टेट रहा है। एक बड़ा प्रयोग बीजेपी का सफल हो गया कि उसका मुख्यमंत्री बनेगा पहली बार इतिहास में। तो अब दूसरे प्रयोग होंगे, हमको इसमें थोड़ा संदेह लग रहा है। नीतीश कुमार की भी सहमति होगी, बाकी सहयोगी पार्टियों की भी सहमति होगी और सामाजिक समीकरण में जो फिट बैठेगा वो बनेगा। नित्यानंद राय का भी नाम खूब चला सर। मैं खाली एक असहमति कहूंगा कि नीतीश जी की इच्छा से बनेगा, हाँ। चाहे वो बीजेपी का हो। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि बीजेपी डिक्टेट करे। मैंने बातचीत ना स्वाभाविक है, बीजेपी की इच्छा व्यक्त होती है, लेकिन जितना सम्मान मोदी जी ने और अमित शाह ने नीतीश जी को दिया है, चाहे उनका स्वास्थ्य के कारण है, मैं हम लोग यदि उस पर अभी चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन ये कहना गलत होगा कि बीजेपी की चॉइस घोषित रूप से और रूप से, जब तक जैसे सम्राट चौधरी बहुत नीतीश का विरोध करते रहे, तब तक उन्होंने कहा था मैं पगड़ी नहीं बांधूंगा और क्या क्या उन्होंने कह रखा था। ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी का नाम है, लेकिन नीतीश और नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई भविष्यवाणी कर दे तो वो बहुत भविष्यवक्ता तो नहीं होंगे, कोई ज्योतिषी तो सारे फेल होंगे। इसलिए मैंने भी जब आपने नाम पूछा नहीं बोला। ये ठीक है, आपने से कहा कि नित्यानंद राय हो, ये हो, लेकिन नीतीश की इच्छा किस पर होगी ये खाली मोदी जी और वही दो जानते हैं, इसलिए अंतिम दिन तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि नीतीश कुमार की भी सहमति, दूसरे सहयोगी पार्टियों की भी सहमति और बीजेपी का व्यक्ति होगा, ये तो तय ही है।